हेलो नमस्कार आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड। मेरा यूट्यूब चैनल है द विजनरी गाइड, द विजनरी गाइड 2047 पर। और आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जो इंडिया पोस्ट में आई है। इंडिया पोस्ट के अंदर एक वैकेंसी आई है जिसका नाम है जीडीएस। हर कोई जीडीएस बनना चाहता है और एक बहुत अट्रैक्टिव जॉब्स भी हैं। इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किस तरह से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, किस तरह से नहीं भरे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो एज ए आप बता सकते हो, मैं एज ए आई एम ऑलरेडी एज ए पोस्टल एम्प्लॉई हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ। मैं खुद पोस्टल एम्प्लॉई हूँ एक, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ कि एक जीडीएस का क्या काम रहता है, उसका कितना घंटे ड्यूटी होता है, वो क्या मतलब उसको आगे जाके उसके क्या प्रमोशंस होते हैं। मैं आपको ये यहाँ तक भी बता सकता हूँ कि एक जीडीएस इंस्पेक्टर तक बन सकता है, इंस्पेक्टर से ऊपर की पोस्ट तक भी जा सकता है। किस तरह से जा सकता है, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे वो भी, और जीडीएस के क्या क्या रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, कितनी सैलरी रहती है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, आपके साथ वो एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि एक जीडीएस बन के आप अपनी लाइफ को कहाँ तक लेके जा सकते हो और अपने 4600 ग्रेड पे तक लेके जा सकते हो और उससे ऊपर ग्रेड पे तक भी जा सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास। और सेकंड होता है कि जब आप 10th पास करते हो तो 10th पास करने के बाद ही आपके पास एक अच्छा मौका रहता है कि एक डिपार्टमेंट में चले जाओ जहाँ कम से कम आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी। आपको 3-4 घंटे काम करने, ओनली 3-4 घंटे काम करना है और ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे काम करना है और आपको एक फिक्स सैलरी अच्छी खासी अमाउंट मिल जाती है, 30,000 तक। ठीक है, तो 20 से 30,000 रुपये तक मिलती है। तो एक जो भी स्टूडेंट है और जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड से अच्छे, मतलब पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अच्छे नहीं है जिनकी फैमिली, ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 3-4-5 घंटे काम करके तुम्हें 20-30 हज़ार रुपये पैसे मिल रहे हैं, तो आप उनके साथ अपने फ्यूचर को बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। उसमें क्या क्या कर सकते हो, जैसे अब 4-5 घंटे की ड्यूटी होगी, उसके बाद तुम ये कर सकते हो कि आप उसके अलावा आप लोकल सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर सकते हो, आप एसएससी के एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब जेडीएस से एसएससी के अफसर बन गए हैं, सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स भी निकाल लिए हैं, कोई यूपीएससी भी निकाल लिया है। ये सही बात है क्योंकि 4-5 घंटे कर रहे हो, एक फाइनेंशियली बैकग्राउंड से आप बहुत मजबूत होए जा रहे हो। ठीक है, और उसके साथ बहुत टाइम रहता है। उसके अलावा भी बहुत सारे लड़के कोचिंग भी करके कर सकते हैं अपना लाइफ को, मतलब बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो क्या क्या एज ए जीडीएस आपको मतलब क्या क्या चीज़ें क्या किस किस पोस्ट तक तुम पहुंच सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझा पाऊंगा कि एक जीडीएस क्या क्या कर सकता है। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट काम करता हूँ और मेरे अंडर जीडीएस काम करते हैं, तो मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि और कोई ऐसे बोलते हैं जीडीएस को रिस्पेक्ट नहीं होती, ये नहीं होती, जीडीएस क्या क्या एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकता है, पता है। जैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। वो 20-30 हज़ार है, उसके अलावा भी बहुत सारे जीडीएस मतलब एक्स्ट्रा कमाई कर सकता है। ठीक है, तो वो कहाँ से कर सकता है, और मेरे साथ जो वर्किंग है वो ऑलरेडी जीडीएस से प्रमोट मतलब एग्ज़ाम पास करके वो मेरे साथ की जॉब में आए हैं। मैं ऑलरेडी शॉटिंग असिस्टेंट हूँ, तो मेरे साथ बहुत सारे शॉटिंग असिस्टेंट हैं जो जो जीडीएस से प्रमोट होकर आए और वो अभी आईपी का एग्ज़ाम देंगे। डायरेक्ट जब आईपी का एग्ज़ाम देंगे तो इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेंगे। अब ये होगा कि किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि जीडीएस के बाद जो भी ऐसे या पीए बनते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, शॉटिंग असिस्टेंट या एमटीएस, तो उनको मतलब एग्जाम किस तरह होगा, तो उसका मैं पैटर्न बताऊंगा कि वो भी एक डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो हर 2 साल के बाद आप एग्जाम होंगे, आप क्लियर कर पाओगे तो आप आगे तक और जा पाओगे। ठीक है, तो वो बहुत एक अच्छी तरह से मैं आपको एक बहुत डिटेल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बहुत एक आपके, अब मेरे चैनल का नाम विजनरी है, तो मैं आपको एक विजन बता दूंगा कि एज ए जीडीएस तुम क्या क्या सारी चीज़ें कर सकते हो और तुम क्या कौन कौन सी पोस्ट तक पहुँच सकते हो। लेकिन उससे पहले हमें बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में ये समझना पड़ेगा कि जो भी अभी एप्लीकेशन आया है तो उसको अच्छी तरह से रीड करें, और उसको रीड करके आपको अच्छी तरह से फॉर्म अप्लाई कर दो अभी, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो गया है। और अभी जो नई वैकेंसी आई है वो मेरे हिसाब से है 21,413, 21,413 करेक्ट है, हाँ 21,413 वैकेंसीज आई हैं ऑल इंडिया में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें से वैकेंसियाँ यूपी की वैकेंसी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 3,004 है, और गुजरात में भी अच्छी वैकेंसीज हैं, और कर्नाटक में भी अच्छी है, तमिलनाडु में भी अच्छी वैकेंसी है, और राजस्थान में वैकेंसी है। राजस्थान में मैं जहाँ तक देख रहा हूँ राजस्थान में बिल्कुल वैकेंसी नहीं है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि राजस्थान की वैकेंसी, तो राजस्थान के लड़के यूपी में अप्लाई कर सकते हैं, राजस्थान के लड़के गुजरात में, अब गुजरात में अप्लाई करने के लिए आपको गुजराती आनी चाहिए, तो राजस्थान के लड़के हरियाणा में अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं, हाँ एमपी में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ हिंदी लैंग्वेजेज चलती है। ठीक है, झारखंड में कर सकते हैं, और मध्य प्रदेश में अच्छी अच्छी वैकेंसी है, 1314 वैकेंसी है, तो हिंदी वहाँ की लैंग्वेज भी हिंदी है।
एक शायद राजस्थान ही है जिसमें वैकेंसीज नहीं है। हाँ, बाकी हर स्टेट में जीडीएस की वैकेंसीज हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ हिंदी चलती है वहाँ राजस्थान के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सबसे पहले क्या क्या आपका ओवरव्यू रहेगा, तो उससे पहले मैं एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। देखो, ग्रामीण डाक सेवक एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फिल वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण जीडीएस। और जीडीएस में दो कैटेगरी होती है, एक बीपीएम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर और एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ये क्या होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक डाक सेवक, और डाक सेवक से 3 ब्रांचेज होती है। तो डाक सेवक कहाँ काम करते हैं, बीपीएम का क्या होता है और एबीपीएम क्या होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले देख लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से 3 मार्च तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। तो सबसे पहले है कि आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। कहाँ से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा वो भी बताऊंगा। और आप रिक्वेस्ट करेंगे और आप अच्छे कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरा एकदम लाइव फॉर्म भर के भी बता सकता हूँ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो हमने कुछ या तो मोबाइल नंबर उल्टे डाल देते हैं हम, या कुछ ईमेल एड्रेस, या अपने पापा मदर्स का नाम के स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा सोचता रहता है कि यार अभी इसको डिलीट करके दोबारा भर दूँ। तो ऐसी गलती नहीं करना है, जो भी आपने भर दिया उसको सबमिट कर दो, ठीक है। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत भर दिया, जो प्रिंट आया उसमें लगा कुछ गलत है, तो आपको क्या होता है, हमेशा करेक्शन विंडो मिलती है, एडिट या करेक्शन, जिसमें क्या होता है अपना फॉर्म वापस खोल के उसमें एडिट कर सकते हो। तो उसकी डेट जैसे एग्जाम ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है, उसके 3 दिन बाद 6 मार्च से 8 मार्च के बीच में, मतलब 6, 7, 8 आपको 3 दिन का विंडो मिलेगा। तो उस विंडो में जाके आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उससे पहले जल्दबाजी नहीं करें, आराम से दिमाग को शांत रखें कि टाइम मिलेगा आपको जो भी आपने गलती कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद है कि सर्विस कंडीशन ऑफ जॉब प्रोफाइल। तो सर्विस कंडीशन है कि ये डायरेक्ट कह रहे हैं क्लियरली अंडरस्टैंड दैट जीडीएस आर नॉट ए रेगुलर एम्प्लॉय। तो ये एक रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि तुम एग्जाम देके आगे मतलब प्रमोट हो सकते हो, ठीक है। तो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट द रिमोलिमेंट्स अलाउंसेस, क्योंकि ये जैसे बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनकी तरह उनका पे ग्रेड नहीं बनता, उनको डीआर नहीं मिलता, तो बहुत सारे मतलब डीए नहीं मिलता। तो ऐसे गवर्नमेंट अभी इनको परमानेंट नहीं मान रही है। जैसे होता है ना गाँव में कोई टीचर होते हैं जिनको परमानेंट नहीं मान रही, और फिर उनको लेते हैं, फिर उनको भाई ट्राई करते रहो, एग्जाम देते हो, तुम निकल गए तो ठीक है। मतलब एक सब्सिडरी बेस है, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को मतलब हेल्प मिल सके उन सारी चीज़ों की। तो उसके बाद अभी मैं एक चीज़ पर फोकस करूँगा, ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या होता है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जैसे आपने 3 चीज़ सुनी होगी, ठीक है। सबसे ऊपर होती है हेड ऑफिस, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ होती है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस होती है, उसके नीचे क्या होती है, सब ऑफिस होती है। जैसे सब ऑफिस कहाँ होती है, जैसे आपके जिला पंचायत में और आपकी तहसील लेवल पे जो होती है वो सब ऑफिस होती है। हेड ऑफिस कहाँ होती है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। हेड ऑफिस होती है, सब ऑफिस होती है, और सब ऑफिस के नीचे होती है ब्रांच ऑफिस, जो जनरली क्या होती है, गाँव में होती है। हर गांव में एक ब्रांच ऑफिस होती है, ठीक है। और सब ब्रांच ऑफिसेज भी होती हैं, एसबीओ होती हैं, और बीओ के नीचे एसबीओ भी होती है, ठीक है। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम क्या करता है, जॉब प्रोफाइल होती है कि डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस बीओ। तो उसके बीओ जो गांव की ऑफिस होती है उसके दिल्ली का जो भी डेली ऑपरेशन होते हैं वो, और इंडिया पोस्ट आईपीपीबी द मैनर ऑफ द प्रिस्क्राइब बाय डिपार्टमेंट, और एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होते हैं। तो उसमें किसी का अकाउंट ओपन करना हो, किसी का ट्रांजैक्शन करना हो, तो वो सारी चीज़ें भी बीपीएम ही करता है, ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। और उसके अलावा मार्केटिंग करता है, प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट्स करता है। जैसे बहुत सारे इंडिया पोस्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर पोस्ट है, उनको बुकिंग करना होता है, वो भी इनका काम होता है, ठीक है। और कस्टमर सर्विस सेंटर से डिपार्टमेंट, और बहुत सारी कस्टमर सर्विसेज, और जैसे किसी का बिल भरना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, तो ये सारी चीज़ें भी एक ब्रांच पोस्ट ऑफिस में होती है, ठीक है। इन द सिंगल हैंडेड बीओज बीपीएम्स हैव ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्मूथ एंड टाइमली फंक्शन ऑफ द ऑफिस। तो पूरा जो भी ब्रांच ऑफिस होता है वो एक जीडीएस के हवाले होता है, मतलब आप कह सकते हो कि बीपीएम के हवाले होता है, कि ब्रांच पोस्ट मास्टर ही पूरा हैंडल करता है उसको, जो भी ट्रांजैक्शन हुए सारी चीज़ें वो सारे हैंडल करते हैं। तो उसके बाद है सेकंड चीज़ है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो जो भी बीपीएम होता है उसके अंडर में एक एबीपीएम होता है, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ठीक है। तो बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। और सेल ऑफ स्टाम्प, ये क्या करता है, स्टाम्प सेल करना, स्टेशनरी सेल करता है। जैसे स्टेशनरी में क्या क्या चीज़ें आ रही है, जैसे आपको लिफाफा हो गया, जो आप डाक भेजने के लिए, वो सारी स्टेशनरी में आती है, ठीक है। कन्वीनियंस और डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप,
और एबीपीएम का काम होता है, जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, तो जो मेल को डिलीवर करता है, जो आपकी स्पीड पोस्ट हो गई, रजिस्टर पोस्ट हो गई, जो आपका कोई पार्सल हो गया, वो सब आपके घर तक जो डिलीवर करता है वो एबीपीएम होता है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मेल विद अकाउंट ऑफिस, और जो भी आपकी नियर बाई अकाउंट होती है उसको मेल भेजना, और जो भी मेल्स डिलीवर नहीं हो पाई हो उनको वापस भेजना। और आईपीपीबी के जैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक होती है जी सर, उसमें बहुत सारे गांव के लोगों के अकाउंट्स होते हैं, तो उनमें ट्रांजैक्शन की भी अनुमति एबीपीएम करता है, ठीक है। टू असिस्ट द बीपीएम, एबीपीएम का काम होता है जो भी बीपीएम है उसको असिस्ट करना, उसका सहयोग करना, उसको हाथ बटाना उसमें, ठीक है। इन पोस्टल ऑपरेशन इन मैनर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टाइम टू टाइम, ठीक है। और मार्केटिंग एंड प्रमोशन भी इसका काम होता है, सर्विस बिंग प्रोवाइड। इसके साथ क्या होता है कि इंडिया पोस्ट की एक पेमेंट स्कीम है पीएलआई, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, तो इसको बेचने में सबसे ज़्यादा किसी की भागीदारी होती है वो एबीपीएम की होती है, या डाक सेवक होती है जो जीडीएस होते हैं। तो इनसे क्या होता है, इनको बहुत जो मैं एक्स्ट्रा कमी की बात कर रहा था वो यहाँ से इनको मिलती है। जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो जिसने कम से कम 200 प्लस पीएलआई करवा रखी है। तो यदि 200 प्लस पीएलआई बेचनी होती है, जैसे अभी गांव में एलआईसी का अकाउंट किस तरह से बेचें, तो जीडीएस का क्या होता है, गांव में बहुत सारी जान पहचान होती है, तो वो गांव में जो भी लोग होते हैं जिनके पास थोड़ा कम पैसे होता है तो उनके लिए पीएलआई और आरपीएलआई 2 स्कीम होती है पोस्टल की, पीएलआई एंड आरपीएलआई। तो उनको सेल करने में इनकी बहुत सारी भागीदारी रहती है और इनसे इनको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये महीने का 10,000 15,000 इनको कम से कम डिस्काउंट मिलता है वहाँ से, यदि किसी ने 100-150 प्लस पीएलआई आरपीएलआई कर दी तो उनका 20,000 तो मिल ही रहा है। उसके अलावा 10-15,000 उनको मतलब एज ए बोनस मिलता है, क्योंकि यदि वो पीएलआई और आरपीएलआई करेंगे, ठीक है। और एबीपीएम में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड द कमांड ड्यूटीज ऑफ बीपीएम, और कभी भी एबीपीएम वही ड्यूटी करता है जो बीपीएम, यदि बीपीएम एब्सेंट रहेगा तो एबीपीएम उसकी ड्यूटी कर सकता है, ठीक है। और उसके बाद है डाक सेवक, तो डाक सेवक विल बी एंगेज इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन सब पोस्ट ऑफिस, एसओ में काम करते हैं, ठीक है। एसओ में हेड पोस्ट ऑफिस एचओ, हेड ऑफिस है रेलवे मेल सर्विस आरएमएस में। द जॉब प्रोफाइल ऑफ डाक सेवक, तो ये सेल स्टाम्प स्टेशनरी हम पहले बात कर दे, आईपीपीबी में जो अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें हेल्प करते हैं। और डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेस, तो सॉर्टिंग ऑफिसेज में डाक क्या होता है, इसका मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे बैग आए, बैग को लोडिंग किया, बैग लोड बैग अनलोड, ये थोड़ा सा टिपिकल काम होता है जीडीएस के लिए, मतलब इन आरएमएस में, लेकिन बहुत अच्छी जॉब होती है, 4 से 5 घंटे काम किया आप अपना फ्री, और बहुत अच्छी इज्जत भी मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब जीडीएस के साथ लोग बिहेवियर इस तरह से करते हैं, और मैं एक पर्सनली अनुभव से बता सकता हूँ तो बहुत अच्छे, मतलब जीडीएस भी बहुत अच्छे होते हैं। और हम हमेशा जीडीएस को हमारे जैसा एक मेधावी लड़का मानते हैं, और हम उसको हमेशा बोलते हैं कि यू डू द बेटर इन योर लाइफ, यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड गो फर्दर इन अनदर जॉब, और इफ़ यू वांट कंटिन्यू हियर देन यू हैव टू गिव द एग्जाम्स, यू प्रिपेयर फॉर दैट। तो हम वो भी होता है। और डाक सेवक इन द मेल ऑफिस विल हैंडल रिसिप्ट एंड डिस्पैच मेल बैग्स, कितने बैग्स रिसिप्ट आए ऑफिस में, कितने बैग डिस्पैच हुआ, तो ये सारी चीज़ों का भी हिसाब किताब कौन रखता है, डाक सेवक रखता है, तो जीडीएस रखता है। तो उसके बाद इमोलीमेंट्स अलाउंस, अभी जो सैलरी की बात है वो तो सबसे बड़ी बात है, कितनी सैलरी मिलेगी। तो बीपीएम जो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा रहती है, और जिसकी सैलरी ज़्यादा रहती है इसका मतलब है उसको उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि आपको पता है जो बीपीएम होता है एक पूरी ब्रांच ऑफिस को हैंडल करता है, तो उसकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब एज ए एबीपीएम और डाक सेवक ये दोनों सेम चीज़ होती है, ठीक है। एबीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और ब्रांच पोस्ट मास्टर की ज़्यादा होती है, और जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है उसको आपको पता है कि उतना ही ज़्यादा। और डाक सेवक का एक ये भी होता है, जैसे अभी बहुत सारे ऑफिस में ये होता है जो भी जीडीएस होते हैं वो एज ए एमटीएस भी काम करते हैं, तो उनकी सैलरी भी एमटीएस की सैलरी की बराबर मिलती है। तो एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट 18 से 40 साल है, मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन होते हैं 10th पास, और मैक्सिमम एज होनी 40 साल, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे ओबीसी में देख लो 3 साल तक, मतलब 18 से लास्ट 40 है तो 43 ईयर्स तक काम कर सकता है, और इसमें 40 से 50 साल तक का आदमी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और SC/ST में इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये हमने डिस्कस कर लिया पहले से ऑलरेडी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जीडीएस इज ए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, सेकेंडरी मतलब 10th पास होना चाहिए बस। और अब 10th पास होने से आपको जॉब मिलेगी ये नहीं है, लेकिन 10th में आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए, अच्छे मार्क्स मतलब अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। तो मैं आपको एक अच्छी राय के लिए बता सकता हूँ कि आपको कम से कम 85% से अब वो जिसके परसेंटेज हैं, तो ये रियल कॉम्पिटिशन है, और लगभग 90% तक जिनके परसेंटेज हैं उनके अच्छे चांस होते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है।
85 से नीचे चांस बिल्कुल रेयर है, और बताने के लिए लोग 65 भी बता रहे हैं, 63 भी बता रहे हैं, लेकिन ये कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। जो जनरल से हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, उनका तो 90 तक मान लो आराम से। और जैसे जैसे एसटी कैटेगरी है तो उनका लगभग 80, एसटी कैटेगरी उनका लगभग 75 से 80 तक रह सकता है। इससे कम 75 से तो कम किसी का नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल बच्चों के बहुत सारे परसेंटेज भी बन रहे हैं, ठीक है। और रिकग्नाइज बोर्ड से आपका ये 10th पास होना चाहिए, और आपको कम से कम ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज, अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप हिंदी रीजन से आते हैं लेकिन आप कर्नाटका में फॉर्म अप्लाई कर देते हैं और कर्नाटक किसी ऑफिस में आपको फॉर्म भर देते हैं और जहाँ कन्नड़ा रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ऐसा नहीं हो सकता। उस सिनेरियो में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको हिंदी आती है तो आपको हिंदी रीजन में ही, और आपके 10th में हिंदी होनी चाहिए, ठीक है, वो लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, तभी आपको उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि आपको एटलीस्ट लास्ट माइल जो मतलब जो आपका गांव से लोग हैं उनसे कनेक्ट करना था। आपको हिंदी आ रही है और कन्नड़ा के लोगों से आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो वैसा होना चाहिए। और स्पेशल प्रोविजन फॉर एंगेजमेंट जीडीएस इन द स्टेट, अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्टेट है स्पेशल कंडीशन है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो यहाँ। और अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे आप जो भी बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं आईपीपीबी के, उसमें उसको करने में आपको सहूलियत रहे। और सेकंड चीज़ है नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, और साइकिल तो आना ही आना चाहिए, और साथ में आजकल तो मोटरसाइकिल भी आना चाहिए, ठीक है। तो मोटरसाइकिल का भी ज्ञान होना चाहिए। और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और जीवन जीने के लिए आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए, ऐसे नहीं है कि। और उसके अलावा जो रिजर्वेशन का है वो आप देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। रिजर्वेशन का जो नॉर्मल मिलता है वो तो उसके बाद का खेल है, जब आप अप्लाई हो जाओगे आ जाओगे तो उसके बाद डिपार्टमेंट में ये और बहुत सारे। हाँ, ये एक चीज़ है, कैंडिडेट्स विथ ओनली बेंचमार्क फिजिकल डिसेबिलिटी विल बी कंसिडर एज ए PWBD एड इंटाइटल एज रिलेक्शन रिजर्वेशन। और इनमें जैसे किसी का लो विजन है, किसी का लो विजन है वो भी अप्लाई कर सकता है। कोई डीफ है, कोई हार्ड ऑफ हियरिंग है जिसको बहुत कम सुनाई देता है, या डीफ है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वन आर्म अप्लाई कर सकते हैं, वन लेग अप्लाई कर सकते हैं। लेप्रोसी कर्ड, जिसको लेप्रोसी हो सकता है। ड्वार्फिज्म मतलब जो छोटी हाइट होती है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एसिड अटैक विक्टिम भी अटैक कर सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को भी कंसिडर किया जाता है। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ को, इनके लिए अलग अलग केसेस है, वो आप जाके अंडरस्टैंड कर सकते हो। यदि कोई ऐसा है तो मेरे को डायरेक्ट मतलब मेरे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और मैं आपको प्योर एकदम पूरा समझा दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए और किस तरह की डिसेबिलिटी में आप। और एक्चुअली में ग्रामीण डाक सेवक एक ऐसी जॉब है जो आपको मतलब एक मजबूत लेवल तक पहुंचाती है, ठीक है। तो एक बेस्ट जॉब है। और अभी हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई आपको सिर्फ और सिर्फ जा सकते हो इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन, एक अलग से पोर्टल बनाया है। इंडिया पोस्ट का अलग पोर्टल है, लेकिन इंडिया पोस्ट GDS का अलग पोर्टल है। तो उस पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर मोड सेल नॉट बी entertained और नो कम्युनिकेशन इन द रिस्पेक्ट विल बी entertained रिप्लाइड। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया पोस्ट GDS ऑनलाइन पे ही जाके, GDS ऑनलाइन पे ही जाके अप्लाई करना। किसी और फॉर्म किसी और वेबसाइट पे जाके अप्लाई करोगे तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा, आपको बस मेरिट बेस रहेगा, और सिलेक्शन क्राइटेरिया वही रहेगा कि आपको 10th में जितने मार्क्स हैं उसी बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। और एक हाँ, ये बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन रहता है कि ये क्या होता है CGPA। अब ग्रेड पॉइंट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे जैसे जो CBSE ग्राउंड CBSE जिनका बोर्ड रहता है तो उनमें क्या कि उनको ग्रेड पॉइंट दिया जाता है, जिसको CGPA कहते हैं, CGPA, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि वो टॉप जो भी उसकी 5 सब्जेक्ट होती है उनका एवरेज निकाल के किया जाता है। अभी किसी के 10 ग्रेड है, किसी के 10 ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट 10 है, तो उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 9.5 तो उसके 95% हो जाएंगे। अभी किसी के ग्रेड जैसे 4-5 है, 5 ग्रेड पॉइंट है, तो उसको 9.5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 25, 5, 2, 45 और 47, तो 47.5% उसके हो जाएंगे, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बस, जैसे 7 × 7.95 तो वो उसके परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हाँ, एक ये चीज़ है कि फाइनल सिलेक्शन में, जैसे एक सेकंड, यहाँ कुछ जो चीज़ें मैं मिसिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल कवर। और वाइल द प्रिपेयरिंग ऑफ मेरिट लिस्ट इन केस ऑफ अमॉन्ग द एप्लीकेशंस सैम शुड डिसाइड द बेसिस ऑफ द प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी का ऑर्डर ये रहेगा,
सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर होगा उसको पहले जॉब मिलेगी, उसके बाद ST ट्रांस वुमन होगी उसको पहले जॉब मिलेगी। जैसे ये किस सिनेरियो में होता है, जैसे सबके परसेंटेज जैसे 70% आ गए या 75, 3 लोग हैं जिनको 75 पे टाई हो गए, ठीक है, और सबके परसेंटेज सेम है, तो सबसे पहले देखेंगे जो ओल्डर होगा, जिसकी एज ज़्यादा उसको पहले जॉब मिलेगी। उसके बाद ST का ट्रांस वुमन है उसको, उसके बाद ST की फीमेल, उसके बाद SC की ट्रांस वुमन, उसके बाद SC की फीमेल, और इसी तरह से ऑर्डर लगेगा, और लास्ट में सबसे लास्ट में आएंगे UR के मेल। तो इसी ऑर्डर में वो देंगे। और द डिपार्टमेंट वुड हैव द लिबर्टी एंड सोल राइट टू इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल क्राइटेरिया इन द केस ऑफ टाई। तो ये डिपार्टमेंट के पास वो मतलब एक अधिकार है कि वो कोई भी क्राइटेरिया चूज करके उसमें उसको जॉब से दे सकते हैं, और ये डिसीजन सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ही फाइनल होगा। एप्लीकेशन सबमिट विदाउट कंप्लीट डाटा विल बी रिजेक्टेड। यदि एप्लीकेशन में सही डाटा नहीं डाले तो वो रिजेक्ट हो सकता है। इन केस एन एप्लीकेशन अपलोड्स डॉक्यूमेंट, तो एग्जाम मतलब डॉक्यूमेंट फाइल करने से पहले, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले बहुत नीटली चेक कर लेना कि कहीं कुछ गलत नहीं भरा। द कैंडिडेट मस्ट इंटर देयर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम एंड स्ट्रिक्टली गिवन इन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जो भी आपके 10th की जो मार्कशीट है उसी का मैच होना चाहिए, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपकी 10th की मार्कशीट देखेंगे, ठीक है। तो जब 10th की मार्कशीट देखें तो डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम चेक मतलब एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसी वो 10th की मार्कशीट ही आपकी लास्ट एंड फाइनल रहेगी, ठीक है। और यदि एप्लीकेशन ब्लर्ड, एलिजिबल फोटोग्राफ और सिग्नेचर आए, आपको जो फोटो है वो एकदम करेक्ट, एकदम नया फोटो खींचाना, एकदम ताज़ा, और आपका जो साइन है वो भी ब्लर्ड नहीं आना चाहिए। ब्लर का मतलब होता है ऐसा धुंधला सा नहीं आना चाहिए, एकदम क्लियर फोटो आना चाहिए, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। और एक बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया तो अगली वैकेंसी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और वो बहुत टाइम लगता है उसमें। और सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि सिलेक्शन आपको पता ही है कि नॉर्मल कि जितने ज़्यादा परसेंटेज होंगे उतना ही परसेंटेज है कि उतना ही परसेंटेज आपका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। उसके बाद जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको पहले से रेडी रखना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे तो आपको उस टाइम दौड़ना भागना नहीं पड़े, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेनली क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो मार्कशीट चाहिए जो आपके पास ऑलरेडी आ गई है 10th की, एक तो मार्कशीट चाहिए, एक आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर कार्ड ले सकते हो यदि 18 का हो गए, नहीं तो आपके पास आधार कार्ड है, और 18 का हो गया तो पैन कार्ड भी अवेलेबल हो सकता है। तो इनमें से कोई भी आप आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे EWS कार्ड्स हैं उनका सर्टिफिकेट, जैसे OBC से हैं उनका, कोई SC है, ST है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। जब नोटिफिकेशन आए उससे पहले का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं उसके बाद मन करे अभी बनाओ। तो ये अप्लाई करने जैसे अभी अप्लाई की डेट है, आप जल्दी से कास्ट सर्टिफिकेट बना लो, नियर बाई ई-मित्र पे जाके कास्ट सर्टिफिकेट सबसे फर्स्ट बना लो, बाकी वाली सारी चीज़ें तो बाद में बन सकती है। जैसे PWD सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट हो गया। ये ऐसा नहीं है कि अभी जैसे इसका एग्जाम का डेट खत्म हो गया उसके बाद क्या अभी डॉक्यूमेंट के लिए बुलाएं तब जाके बना रहे हो, तो उस टाइम अप्लाई नहीं होगा, आपको हमेशा कास्ट सर्टिफिकेट पहले बनाना पड़ेगा। और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ तो आपकी ये 10th की मार्कशीट चल जाएगी, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट। और उसके साथ जैसे ही तुम्हें बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट हो, और मेडिकल सर्टिफिकेट जनरली क्या होता है कि आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट सर्जन होता है वो आपको जारी कर देता है, और नियर बाई बड़े जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें जाके आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते। किस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं इसमें मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप चाहिएगा तो मैं इस पर भी एक अच्छा वीडियो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। कमेंट करिएगा तो बताइएगा, नहीं कमेंट करिएगा तो क्या ही बताएंगे आपको। और सर्टिफिकेट इन लोकल स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि डिपार्टमेंट अथॉरिटीज इज पोस्ट रिजर्व द राइट ऑफ मॉडिफाई, और डिपार्टमेंट का ये सारे नियम से जो हमको कोई लेना देना नहीं इससे। अभी एप्लीकेशन भरने से पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन है वो आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन विल हैव द फर्स्ट रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ एट द GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल। सबसे पहले आपको क्या करना है, GDS के पोर्टल पे जाना और इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, https indiapost.gdsonline.go.in, ठीक है। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल मस्ट हैव देयर ऑन एक्टिव ईमेल ID। तुम्हारा खुद का ईमेल ID होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इससे ऐसा नहीं हो कि पापा का मोबाइल नंबर ले लो और पापा का ईमेल ID ले लो, तो नहीं है। तो सबसे पहले अपना खुद का एक सिम खरीदो और जिससे अपने खुद के नंबर हो जाएंगे और ईमेल ID एक बना सकते हो। और किस तरह से ईमेल ID बना, तो ये किसी को आइडिया नहीं है ईमेल ID कैसे बनाया जा सकता है तो मेरे को मैसेज करना, मैं तुम्हारी बना के दे सकता हूँ, ठीक है। और नहीं तो मैं इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के आपको भेज दूंगा जिससे आप अपना ईमेल ID बनाते। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन लोग पता नहीं गलतियाँ कर देते हैं। पहले अपना तो पापा का नंबर डाल देते हैं और ईमेल ID में किसी के भैया के लेके या किसी ई-मित्र वाले की, बहुत सारे लोग ई-मित्र वाले ID डालते हैं। तो आपको यदि एज ए मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट में आना है तो आपको ईमेल ID और मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी चीज़ है।
तो क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के अभी जैसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं डाक कर्मियों की पोर्टल पे, तो आपको वहाँ ईमेल आईडी चाहिए, तो फिर बनाने से अच्छा है कि पहले बना लो। पहले आपका खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर अपना खुद का होना चाहिए, नहीं है तो पहले से बना के फिर फॉर्म बनाए। ऐसे नहीं ये मित्र वाले भैया का मोबाइल नंबर डाल रहे हैं, ईमेल आईडी किसी और भैया का डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिक्लेरेशन और प्रोविजनल एंगेजमेंट, ठीक है। रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए। Once the applicants register the same mobile number and email ID will not be allowed for any further registrations of any other applicant। अब जैसे किसी एक ईमेल आईडी से और एक ही मोबाइल नंबर से तुमने एक फॉर्म अप्लाई कर दिया, तो उसके बाद दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि यार कहीं जैसे जो पंजाब में रह रहे हैं उनको हिंदी भी आ रही है और पंजाबी भी आ रही है, वो क्या है एक्स्ट्रा और स्मार्ट होने के चक्कर में दो फॉर्म डालेंगे कि हिंदी में सिलेक्शन होगा तो हिंदी वाले में चले जाएंगे, नहीं तो पंजाबी में चले जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसी गलतियाँ नहीं करना अपने को, ऐसी गलती अपने को नहीं करना और जानबूझ के बचना है ऐसी गलतियों से, ठीक है। और एक ईमेल आईडी और एक ही मोबाइल नंबर से सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हो। इन द केस ऑफ डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन इज फाउंड अल्टरिंग द बेसिक डिटेल्स, कैंडिडेट्स ऑफ ऑल सच रजिस्ट्रेशन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेक्शन प्रोसेस। फिर कैंडिडेट, और ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी तुम नहीं भर सकते हो, डिपार्टमेंट यदि एक्शन ले ले और आपने बहुत सारे फर्जी फॉर्म भी डाल दिए। अब बहुत सारे सोचेंगे 2 मोबाइल नंबर है हमारे पास, 2 ईमेल आईडी, हम 2 फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो हमारे 2 तरफ से हो जाए। ऐसी गलतियाँ नहीं करना, आप पकड़े जाओगे, आप आगे जाके कहीं न कहीं आपका उसका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो अपना जो भी ईमेल आईडी है वो ईमानदारी के साथ एक फॉर्म भरिए। एनी एप्लीकेशन हु फॉरगेट द रजिस्टर्ड नंबर कैन रिट्रीव द रजिस्टर्ड नंबर थ्रू द ऑप्शन फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। यदि क्यों जो रजिस्ट्रेशन के नंबर भूल गए तो ये गलतियाँ करनी नहीं चाहिए, आपको थोड़ा दिमाग रखे, और यदि हो जाता है तो फॉरगेट रजिस्ट्रेशन पे जाकर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। बिफोर द प्रोसीडिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन रेडी। सबसे पहला अभी जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने जाते हो, OTR करने जाते हो, उससे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए? मोबाइल नंबर होना चाहिए जो खुद का होना चाहिए, पापा मम्मी दादा दादी किसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या और होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। ईमेल आईडी खुद की होनी चाहिए, ये भी किसी मित्र वाले भैया की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आधार कार्ड तो खुद का होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, मैट्रिकुलेशन, जब 10th में किसी कौन से ईयर में पास किए वो सारा होता है। और स्कैन फोटो होना चाहिए, JPG और लेस देन 50 के भी, एकदम नया फोटो होना चाहिए, क्योंकि नौकरी लगने जा रहा है तो नया फोटो खींचाना, ऐसे नहीं पुराना बलर फोटो है तो उस कंडीशन में भी आपको फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत सारे फॉर्म ऐसे रिजेक्ट होते भी हैं। और सिग्नेचर भी बहुत एक क्लीन सिग्नेचर करना, ऐसा सिग्नेचर नहीं है कुछ भी ऐसे करके इंटरप्रेटो कर दिया और फिर जब बाद में एग्जाम मतलब बाद में जब डॉक्यूमेंट पे जाओगे साइन करवाओगे तो फिर याद ही नहीं कि ये इंटरप्रेटो कैसे कर दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जैसे किसी का नाम है तो अपना नाम, जैसे सुमन नाम है तो अपना सुमन लिख दो, ये बस सिंपल साइन है, नहीं है तो ऐसे सुमन करके सुमन कर दो, ऐसे तो ऐसा साइन हो जो परमानेंट आपका डिपार्टमेंट में काम करे। और अभी फीस की बात है, 100 रुपीज़ है, ऑन 100 रुपीज़ ऑनली इज़ टू बी पेड बाय द एप्लीकेंट्स फॉर द ऑल नोटिफाइड चॉइस ऑफ डिवीजन, ठीक है। 100 रुपये का फीस है, नॉर्मल फीस है। और इसमें भी SC ST के जो PWD एप्लीकेशन है, ट्रांसवुमेन है, उनके लिए 0 रुपीज़ है, ठीक है। ये ऑनलाइन थ्रू आप कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिलेक्शन ऑफ डिवीजन एंड एक्सरसाइजिंग प्रेफरेंस। और आप JDS इज ओनली वन ऑफ द सेलेक्ट डिवीजन एंड एप्लीकेंट कैन ओनली अप्लाई 1 और मोर वैकेंट पोस्ट ऑफ JDS इन ओनली इन 1 ऑफ द सिलेक्टेड डिवीजन। जैसे किसी ने एक डिवीज़न सेलेक्ट कर लिया, जैसे किसी ने जयपुर डिवीज़न सेलेक्ट कर दिया तो वो सिर्फ जयपुर में ही फॉर्म भर सकता है, ठीक है। बिफोर द सेलेक्टिंग डिवीजन ऑप्शन एप्लीकेंट हैज़ टू बी वैलिडेट हर डिटेल्स बाय गिविंग रजिस्टर्ड नोटिफाइड नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। उसके बाद अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसमें से आपका रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए और नया फ़ोन नॉट 50 के पीछे वो अपने आप ही मित्र वाला कर देगा, आपको जो जरूरत नहीं है इन सारी चीज़ों की। और सिग्नेचर भी अच्छी तरह से एकदम क्लीन सिग्नेचर हो जाए। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, उसके 3 दिन बाद आपको ड्यूरिंग दिस 3 days विंडोज द कैंडिडेट में मॉडिफाई एप्लीकेशन विच वर सक्सेसफुली सबमिट अलॉन्ग विद दैट। और उसके बाद कौन कौन सी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए ये मैं आपको पहले से बता रखा हूँ कि आंध्रा में है तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, आसाम में तो आसामीज और बंगाली आनी चाहिए, बोडो भी आनी चाहिए आपको। तो जैसे 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बराक वैली है तो उसमें आपको बंगाली चलेगी, तो वहाँ बंगाली लैंग्वेज में ही अप्लाई करने वालों की जॉब दी जाएगी, ठीक है। जैसे झारखंड में हिंदी है, जम्मू कश्मीर में उर्दू और हिंदी है, मध्य प्रदेश में हिंदी है, महाराष्ट्र में मराठी कोंकणी और मराठी है, गोवा रेंजर में। तो अलग अलग लैंग्वेज है, जो भी अपना जिस लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हो उसी लैंग्वेज का देखना। जैसे पंजाब है तो पंजाब में तो पंजाबी चलेगी, लेकिन चंडीगढ़ में तो हरियाणा और पंजाब दोनों के लड़के हैं तो हिंदी और इंग्लिश वहाँ दोनों चलेगी। राजस्थान में सिर्फ हिंदी है, तमिलनाडु में तमिल है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये जैसे फॉर्मेट फॉर SC ST सर्टिफिकेट, तो ये आपके जो भी फॉर्मेट हैं वो यहाँ से लेके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी। ये सारे फॉर्म्स हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म है, अंडरटेकिंग फॉर्म है और ये सारी देख सकते हो।
और कैसा लगा हमारा प्रेजेंटेशन। और हमारा नाम भी विजनरी है, और आपका नेक्स्ट वीडियो में आप यदि आप चाहेंगे तो एक अच्छा तरह से वीडियो बनाऊंगा कि जीडीएस की क्या क्या प्रमोशंस होते हैं और जीडीएस के एग्ज़ाम दे के किस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं एक बिलीव के साथ बता सकता हूँ कि 4-5 घंटे की ड्यूटी होती है, बहुत सिंपल सी ड्यूटी होती है, बहुत जगह तो बहुत बिल्कुल भी कुछ काम नहीं होता, ठीक है। और इसके साथ आपको एक बहुत एम्पल टाइम मिलता है जिससे आप हायर स्टडी कर सकते हैं। तो आपको हायर स्टडी किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से लड़के कर रहे हैं, तो मैं आपको एक अच्छी तरह से उस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। थैंक यू फॉर मेरे साथ इतनी देर बने रहने के लिए, सारी चीज़ें देखने के लिए, और आशा करता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ से जीडीएस बनेंगे और मेरे से, और कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से क्या क्या प्रॉब्लम आएगी वो सारा सॉल्यूशन मेरे पास है, क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी हेल्प चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं मेरा पर्सनल नंबर भी तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा यदि मुझे लगेगा कुछ, ठीक है, कि सीरियसली किसी को कुछ हेल्प चाहिए। और यहाँ तक बने रहने के लिए शुक्रिया, और आगे हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिस पे भी बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। थैंक यू।